तो 2018 में से एक पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। टॉपिकल्स में आप इंडिविजुअल देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व हैं। लेकिन पास पेपर में एक कंबाइन एयर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर 1.1 shows that speed time graph for a vehicle accelerating from rest। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल एट टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स पर अगर आप देखो तो 30 आएगा यहाँ पर 20 और 40 के मिड में। यहाँ पर ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है, तो सही है। लेकिन यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है नहीं। ठीक है, तो ये मसला है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स लेते हैं और ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पे लाइन है कर्व। तो कर्व लाइन पे प्रॉब्लम ये आता है कि आप स्पेसिफिक कोई एक वैल्यू नहीं ले सकते। उसका मेथड ये होता है कि आप यहाँ पर मार्क करोगे ग्रेडियंट, ओ सॉरी टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि कर्व लाइन में ये होता है कि आपने टेंजेंट मार्क करना होता है। और जब आप टेंजेंट मार्क करोगे तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी लेफ्ट साइड पे टेंजेंट के, और एक दूसरे एंड पर। अच्छा, यहाँ पर x1 y1, x1 जो है वो 0 है, y1 की वैल्यू 5 ले लेते हैं, और x2 y2, तो x2 की वैल्यू ये आ रही है 64, 68, 72 और 30। अब बस आपने सिर्फ यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब आपके पास कर्व लाइन हो तो उसमें आपने एक पॉइंट पर कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने उसमें टेंजेंट मार्क करना है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो 25 डिवाइडेड बाई 72, 0.347। तो राउंड ऑफ 0.35 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और बी पार्ट में है, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन स्टेट हाउ द एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। सो विदाउट कैलकुलेशन आपने बताने के 100 सेकेंड्स पर और 10 सेकेंड्स पर जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों एक्सेलरेशंस में इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एनी चेंज हैज टेकन प्लेस। तो इन दोनों में जो भी चेंज आपको नजर आता है, ठीक है, तो वो किस फोर्स की रीजन की वजह से आ सकता है फॉर 3 मार्क्स। तो ग्राफ आप देख सकते हो, तो इस ग्राफ से रिलेटेड 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स यहाँ पर हैं और 10 सेकेंड्स का मतलब है बिल्कुल स्टार्ट में, इस जगह पर। बेसिकली स्टार्ट में जब आप देखोगे तो स्टार्ट में तो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि 10 सेकेंड बहुत पहले है और वहां तक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। तो उस वक्त एक्सेलरेशन स्टार्ट में कांस्टेंट होगी, मतलब 9.8 होगी, फ्री फॉल होती है अगर जैसे। लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल नहीं है, व्हीकल है। तो स्टार्ट में उसकी एक्सेलरेशन जो है वो आप ये लिख सकते हो कि बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप देखो कि इसका स्लोप स्टीप है, ग्रेडियंट इसका स्टीप है, ठीक है। अब उसके बाद जो कर्व है वो बेंड हो रहा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बेंड होने का मतलब ये कि अब इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ये लिखेंगे, एट 10 सेकेंड्स व्हीकल accelerates and air resistance is very low। तो acceleration is greater than acceleration at t is equals to 100 सेकेंड्स। तो जब 100 सेकेंड्स की बात करेंगे तो आपको भी पता है, जब कोई भी बॉडी मूव करना शुरू करती है तो आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस उस पर बढ़ती है। आप अपनी स्पीड इंक्रीज करो, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी सामने से। फौरन से नहीं बढ़ती, फ्री फॉल में भी हमने यही पढ़ा था, तो सेम रीजन हमने यहाँ भी लिखना है, वही आंसर है। एट टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भी लिख सकते हो, एंड फ्रिक्शन इंक्रीजेस। और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स इज लेस, क्योंकि जब ऑपोजिट फोर्स बढ़ती है, फॉरवर्ड फोर्स है एक ऑपोजिट फोर्स है, तो जब ऑपोजिट फोर्स बढ़ेगी तो दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कम होती जाएगी, इज लेस देन एट 10 सेकेंड्स। और इसमें आप चाहो तो ग्राफ वाली बात भी आप लिख सकते हो कि द ग्रेडियंट इज स्टीपर। मतलब आपको ये पता कैसे चल रहा है कि एक्सेलरेशन कहाँ ज्यादा हो रही है, तो आप ये बता सकते हो ग्राफ इज स्टीपर एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, बाकी हमने टॉपिकल्स में और प्रीवियस पेपर्स में भी लिखे हुए, नोट्स में भी सारी चीज़ें मेंशन है, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिटवीन टाइम
120 seconds and 160 seconds. So from 120 to 160 seconds we have to find out the distance. तो 120 ये रहा और 160 ये रहा। इसका मतलब है आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये डेसेलरेशन होगी। ठीक है, तो ये डेसेलरेशन हो रही है और इसका जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप इसे एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में ब्रेक करो। ठीक है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल बन रहा है। या आप इसको एक ही बार ट्रेपीजियम से सॉल्व कर लो। ठीक है, अब चॉइस आपकी है, आपको जो इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। तो अब जो उन्होंने डिस्टेंस हमें कहा है कैलकुलेट करने को, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप ट्रेपीजियम यूज करो, उससे एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 a+b × h। अब अगर डायग्राम में ये सारे लेटर्स हम ढूंढें तो ये ट्रेपीजियम इसमें टिल्टेड है बेसिकली। मतलब अगर आप इसे रोटेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये ट्रेपीजियम कैसे है। आप इसे ऐसे देखोगे हॉरिजॉन्टल तो ये आपको ट्रेपीजियम क्लियर नजर आएगा इस तरह से। अब इसमें ये वाली जो साइड है ये इसकी हाइट है h, और ये वाली जो साइड है ये a है, ये वाली साइड b है। ठीक है, अब इसे वापस सीधा कर लो आप। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें वर्टिकल समझ नहीं आता है ट्रेपीजियम कैसे है, तो आप पेपर को रोटेट करके देख लो। तो ये ट्रेपीजियम आ गया। अब एच की वैल्यू जो है वो 20 से 60 तक है यानी 40। ये एच की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू तो पूरी आपके पास टॉप पीक तक जा रही है 30, और ए की वैल्यू यहाँ तक आ रही है 20 तक। तो 20 + 30 × 40। 20 + 30 और द वैल्यू ऑफ एच 40। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये हमने ट्रेपीजियम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, बाकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी तो उसमें आप दोबारा भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में भी है, तो आप ये पार्ट दोबारा भी देख सकते हो। अब बस इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 50 × 40 × 0.5, 4000 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई विदाउट ट्रेपीजियम सॉल्व करना चाह रहा है, मतलब उसको ट्रेपीजियम नहीं समझ आया, वो चाह रहा है कि मैं विदाउट ट्रेपीजियम सॉल्व कर लूँ, तो विदाउट ट्रेपीजियम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके लिए हम ये करेंगे कि पहले रेक्टेंगल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप इसे दो पार्ट्स में सॉल्व करते तो ऑलरेडी आप देख सकते हो लाइट ब्लू कलर से हमने मार्किंग की हुई है जो आपको ये क्लियरली बता रही है कि यहाँ पर जो है वो वैल्यूज किस तरह से है। अभी हमारे पास जो आंसर आया 1000 आ रहा है। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक 4000 लिख दिया, 1000 है। अब अगर आप रेक्टेंगल और ट्राइंगल को देखो तो हम यहाँ दूसरा मेथड ये कर सकते थे। ये मेथड नंबर 2 है कि पहले हमने फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल को सॉल्व किया। तो रेक्टेंगल में 40 इसकी बेस है और हाइट 20 है, 40 × 20। ठीक है, तो 40 × 20 कर देंगे यहाँ, ये हो जाएगा 800।
और इसी के साथ ट्राइंगल अगर सॉल्व करते हैं। बेस तो वही है ट्राइंगल की, 40। हाइट कम हो जाएगी क्योंकि ट्राइंगल अब यहाँ से शुरू हो रहा है 20 से, और यहाँ खत्म हो रहा है 30 पे, यानी 10। इसका आंसर आ रहा है 40 × 10, 200। तो इन दोनों का आप कंबाइन करोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस 1000 ही आ रहा है। तो चॉइस आपकी, आप जैसे सॉल्व करना चाहो, आपको जो मेथड आसान लगता हो, आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो दोनों कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर जगह पर हम ये चीज़ गलत कर देते हैं कैलकुलेशन करते हुए। मतलब हमें पता होता है लेकिन हम इन छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जैसे वहाँ कर्व था तो हमें टेंजेंट मार्क करना था। ठीक है। और उसके अलावा दूसरी बात, जैसे यहाँ डिस्टेंस वाली थी, तो हम इसमें शेप सही से नहीं पिक कर पाते, तो पूरा आंसर उसके बाद जो है वो गलत हो जाता है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो है सेकंड वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, ये वाला आप हो जाएगा, ये बहुत इजी है। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली बस आपसे वही बैटरीज और इसके बारे में पूछा है कि क्या एडवांटेज होगा क्या डिसएडवांटेज। नंबर 3 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर कंटेनर हैज अ बेस ऑफ डायमेंशंस 0.12 into 0.16. The container is filled with liquid and the mass of the liquid in the container is 4.8 kg. Calculate the weight of liquid in container. तो मास आपके पास गिवन है, वेट के लिए आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, m × g। वैसे तो राउंड ऑफ इसका आंसर 50 आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट भी देख लेते हैं, 47.4। तो 47 लिख लेते हैं न्यूटन्स। एंड द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का मतलब आपको पता है, इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है ρ g h। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, F/A। अब वेट की वैल्यू आपके पास गिवन है, यानी उसको आप फोर्स के तौर पे यूज कर सकते हो। 47 डिवाइडेड बाय एरिया, के लिए इन दोनों को आपने कंबाइन करना है। ये दोनों वैल्यूज कंबाइन होकर एरिया बनाएंगी, 0.12, 0.16, 0.019। तो ये प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। 1 मिनट, हमें डिवाइड करना था। 47 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 0.12 × 0.16। प्रेशर का फाइनल आंसर आएगा 2447.9। तो अगर आप इसे राउंड ऑफ कर देते हो तो आप इसे 2.4 करके लिख दो, या आप चाहो तो इसको आप 2500 राउंड ऑफ कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास 2.5 एक्सपोनेंट 3 लिखना का है। ठीक है, तो चॉइस है आपकी, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप जैसे राउंड ऑफ करना चाहो। वरना 2.4 भी अगर आपने एक्सपोनेंट करके लिखा, लेट सपोज, तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन पूरी लिखी होगी
तो प्रॉब्लम नहीं आता। कुछ लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आता है, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं मार्क्स डिडक्ट क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि आपने वर्किंग शो नहीं की थी। तो आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कोई सपोर्टिव मटेरियल होता नहीं आपके आंसर में। अब बी पार्ट में एक्सप्लेन व्हाई द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इज ग्रेटर देन द वैल्यू कैलकुलेटेड इन ए पार्ट टू। अब वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर आप इसे देखो, तो अभी हमारे पास लेट सपोज आंसर आया 2500, और वो कह रहे हैं कि जो कंटेनर था और इसकी बेस पर जो प्रेशर एक्ट हो रहा था, क्योंकि इसमें तो लिक्विड है। तो यहाँ पर हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि एक तो प्रेशर होता है लिक्विड की तरफ से, और एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर की तरफ से जो बाहर से अप्लाई हो रहा है। तो अभी हमने इसमें वो ऐड नहीं किया। तो अगर हम वो ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जो टोटल प्रेशर होगा जो कि बेस पे अप्लाई हो रहा है वो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि इसमें लिक्विड और एटमॉस्फेरिक दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आपको इस तरह से पास पेपर में मिलेगा पुराने। उन्होंने काफी बार ये क्वेश्चन दिया है इस तरह से कि टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी, उसका रीजन बताओ। तो उसका रीजन यही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हमने ऐड नहीं किया। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट इंक्लूडेड। और अब इन्होंने डेप्थ की वैल्यू भी दे दी आपको, 0.32। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो बहुत आसान है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता थी, 4.8। अच्छा, वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम उन्होंने डायरेक्ट दिया नहीं है, तो उसके लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को कंबाइन करना है आपने। तो 0.32 आ गई एक वैल्यू। उसके अलावा एक वैल्यू थी 0.14, सॉरी 0.12 और 0.16। 781.25। तो अगर हम इसे भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो आप इसे 780 लिख सकते हो, सिंपल। केजी पर मीटर क्यूब। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास, जर्नल फिजिक्स से रिलेटेड था। उसके अलावा क्वेश्चन 4 जो है वो भी रिपीटेड आइडिया है, ये भी आप ट्राई करना। बहुत इजी है। इसमें ये जो क्वेश्चन है कि हाउ गैस पार्टिकल एक्सर्ट्स प्रेशर, ये ऑलरेडी हमने काफ़ी पेपर्स में सॉल्व किया हुआ है, टॉपिकल्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा आंसर है। इसमें आपको याद होगा पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं जाके वॉल को, वॉल से कोलाइड करने के बाद वापस आते हैं रिफ्लेक्ट बैक होकर, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम के साथ साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू भी वहां पर इंक्लूड हो जाएगी, और फिर फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी नोट्स में भी है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया आप इंडिविजुअली पूछ लेना, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, वरना टॉपिकल्स में ये आपको सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है।
तो आसान है, पहले 4 मार्क्स के लिए आता था, अब आपको मोस्टली नए पेपर्स में 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए वो शॉर्ट पूछते होते हैं, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट आइडिया है, इसमें आपने कुछ अलग से नया नहीं बताना। इसके बाद नंबर 5 है लाइट। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास ब्लॉक एंड द लाइट changes direction. State the name of this effect and the cause of this effect. तो जब ग्लास ब्लॉक में लाइट जाती है डायरेक्शन चेंज होती है, और आप सबको ही पता होगा डायरेक्शन चेंज का मतलब रिफ्रैक्शन। ठीक है। और डिफरेंट मीडियम में जाने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप इसमें एक लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि डेंसिटी जो एयर की है वो कुछ और थी, ग्लास की कुछ और है। अगर आप ये नहीं लिख रहे तो आप स्पीड के बारे में लिख दो, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, आंसर सही होगा। और बी पार्ट में एक डायग्राम है, फुल स्केल डायग्राम। तो इसका मतलब है आप रूलर से इसको मेजर कर सकते हो। फोकल लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर आपको ये बता दिया उन्होंने कि 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल यूनिट्स को अगर आप मिलाते हो तो वो 1 सेंटीमीटर बनता है। तो 3.5 का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 3.5। ठीक है। तो ये 1 और 2 3 3.5। ठीक है। तो ये दोनों फोकल लेंथ आ गए 3.5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 5 स्मॉल यूनिट्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जब आप 3.5 मार्क करोगे तो 1 सेंटीमीटर 5 बॉक्स के इक्वल है, फिर और 5 बॉक्सेस ऐड करोगे 10 हो जाएंगे, फिर और 5 ऐड करोगे 15, फिर 2.5। तो 17.5 बॉक्सेस के बाद फोकल लेंथ आ जाएगी। सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो डायग्राम आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड एफ रखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें रे डायग्राम कंपलसरी बनानी ही होगी। सबसे पहले वो आपको मार्क दे रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस मार्क करने के लिए लेटर एफ से। ऑब्जेक्ट की हाइट 4.4 है और 7.5 सेंटीमीटर है लेंथ से। ऑब्जेक्ट की टिप से आपने बनाना है इमेज और उसे लेबल भी करना है। ठीक है। तो इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पहले पैरेलल लाइन बनाते हैं। और पैरेलल लाइट रे आपको पता है कि फोकस से जाती है हमेशा, तो इसलिए फोकस सही बना होगा तो डायग्राम सही बनेगी, फोकस गलत तो डायग्राम भी उसके साथ गलत हो जाएगी। और अगर हम इसे सेंटर से लेकर जाते हैं तो सेंटर में तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर अब जो ये इमेज है,
अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने इमेज की हाइट को आइडेंटिफाई करना है कि कितनी होगी। और इमेज की हाइट को आइडेंटिफाई आप सिंपली कर सकते हो, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि 3 मार्क्स की जो डायग्राम थी वो तो कंप्लीट हो गई। और हाइट के लिए आप सिंपल क्या करोगे, बॉक्सेस को काउंट कर लो, क्योंकि वर्टिकल भी 1 2 3 4 5, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमेशा। तो इसको आपने कंसिडर करना है लाजमी। तो 5 बॉक्सेस दोबारा से स्मॉल यूनिट्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो बॉक्सेस काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और 1 2 3 बॉक्सेस। तो ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर्स की हाइट आ रही है। और ऑब्जेक्ट के बारे में उन्होंने कहा था वो 4.4 उसकी हाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी आई है, इसकी थी 4.4। तो मतलब स्मॉल इमेज बनी है साइज में। अब इमेज रियल है या वर्चुअल ये आपने बताना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि लाइट रेस एक पॉइंट पे मीट हुई है तो रियल ही होगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये बैरियर वाला भी क्वेश्चन हमने काफी बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो इसको हम जर्नली एक बार कर लेते कंप्लीट। वैसे तो आपको इसमें पता है कि आपने ये चेक करना होता है कि वेवलेंथ ग्रेटर है गैप से या कम है, सबसे पहला काम आपका यही होगा इसमें। उसके बगैर आपको शेप का आइडिया नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल, अब आप यहाँ पर रूलर की हेल्प से अगर मेजर करो तो कुछ 0.5 आ रही है वेवलेंथ, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल अगर इसी लेवल पर अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो आपके पास जब पेपर पे आएगा तो सबका आंसर सेम आएगा उस पे, क्योंकि पेपर पे तो मार्किंग एक जैसी होगी। तो अब यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट्स आप क्लियरली चेक करोगे, मेजरमेंट्स पे ही डिपेंड करेगी सारी रीडिंग। 0.6 के करीब है ये भी, और ये 0. हाँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्लाइटली कर्व आपके पास यहाँ पर बन जाएंगी वेव्स। और एक चीज आपने और याद रखनी होती है कि वेवलेंथ चेंज नहीं करना, वेवलेंथ आपने उतना ही रखना है। तो आप इसके लिए कंपास और रूलर यूज करके इजीली मार्क कर सकते हो। पहले एक कर्व बनाओ, फिर उसकी दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस आप रूलर से मार्क करके फिर कंपास से आप उसे कंप्लीट कर दो। तो उससे आपके पास और एक्यूरेट डायग्राम बन जाती है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद गैप आपके पास काफी इंक्रीज हो गया, तो बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पर इस तरह से स्लाइटली कर्व वेव फ्रंट्स बन जाएंगे। ठीक है,
तो ये पार्ट भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है डिस्क्राइब विद अ लेबल डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंट यूजिंग वाटर वेव्स। तो अब आपने इसमें एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना है दैट शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स एट अ स्ट्रेट बैरियर। तो आपको याद होगा रिपल टैंक में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, तो इसमें रिपल टैंक वाली आप डायग्राम बनाओगे सिंपल सी। ठीक है, आपने रिपल टैंक में जो डिस्कस किया था आप उसका टॉप व्यू दिखाओगे, क्योंकि 3D तो डायग्राम हमें नहीं बनानी होती। तो आप सिंपल क्या करोगे, बस एक फ्रेम दिखा दो आप। अब जैसे ही आपके पास लेट सपोज फ्रेम आ गया, और इस फ्रेम में क्या होगा कि आप एक साइड पे वाइब्रेशन के लिए बैरियर दिखा सकते हो। पैडल मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोटर कनेक्टेड होती है, तो इससे वाइब्रेशन होगी, और यहाँ पे वेव्स अब ट्रैवल करेंगी फॉरवर्ड। अब फॉर एग्जांपल वेव फ्रंट्स जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और इनके सामने आपने बैरियर रखा। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स आगे जाकर जब स्ट्राइक करेंगे, तो आपको इनकी डायरेक्शन का पता है कि डायरेक्शन इनकी फॉरवर्ड है, और जब ये जाकर हिट करेंगे तो आप नॉर्मल लाइन बनाकर ये आइडिया ले सकते हो कि रिफ्लेक्टेड वेव्स कहाँ जानी चाहिए। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इक्वल होगा। तो आपके पास कुछ डायग्राम यहाँ पर चली जाएगी, या आपके पास थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसे, इस तरह से वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ताकि आपके पास ये एंगल और ये एंगल सेम आए, और रिफ्लेक्टेड वेव्स आप इसके ऊपर बनाओगे, और वेवलेंथ चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये बस आपने डायग्राम बनाकर दिखानी है, आप इसे थोड़ा सा और इनलार्ज भी कर सकते हो, लेकिन मेन ये है कि कुछ इसमें ज़्यादा इतना डिटेल नहीं करना हमने, कि कुछ नया हो पहली बार जो हम देख रहे हो किसी क्वेश्चन आंसर में। जो सेम रिपल टैंक वाला सेटअप था उसी की बात होगी। तो अब इसमें आप सिंपल सी बात लिखोगे कि हमने रिपल टैंक का यूज़ किया है। अब एक्सप्लेनेशन तो आपको मैंने बता दी है, और वो आपको पता भी है। ठीक है, और रिपल टैंक में जो है वो हम एक वुडन बार यूज़ कर रहे हैं, बार की हेल्प से वेव जनरेट कर रहे हैं। और वेव जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि फिर जब वो आगे ट्रैवल करेंगी तो वो बैरियर से स्ट्राइक करेंगी, और उससे स्ट्राइक करने के बाद जो है वो उनमें रिफ्लेक्शन होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके पास एक्सप्लेनेशन में आपके होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। स्टेट इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर। आसान सी बात है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्टर में इस वजह से। और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल वायर है W1 जिसकी लेंथ है स्मॉल l और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। रेजिस्टेंस है 16 ओम्स। सिलेंड्रिकल वायर एक और ली है हमने, उसको W2 लिख रहे हैं। लेंथ इसकी हाफ कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया, सेम मेटल से बनी है। तो नई वायर की रेजिस्टेंस बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं दूसरे पेपर्स में। रेजिस्टिविटी सेम है, तो फॉर्मूला को हम शफल कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला हम लिखते हैं R = ρ L/A। और जब रेजिस्टिविटी सेम हो तो हमें ये वैल्यू चाहिए ही नहीं फॉर्मूला में, तो हम इसे शफल करके फॉर्मूला ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, RA/L। और उसके बाद हम ये करेंगे कि फर्स्ट वायर की रेजिस्टिविटी और सेकंड वायर की रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R1A1/L1 = R2A2/L2। ठीक है, क्योंकि जब आप इनके साथ 1 लिखोगे तो ये 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे, 2 लिखोगे तो 2 की, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आपने फाइंड आउट करना है R2 बेसिकली, तो आप R2 को सब्जेक्ट बना लो। इसमें दोनों मेथड्स होते हैं, आप पहले रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसे दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मेथड भी हमने किया था। और दूसरा मेथड ये है, साइमल्टेनियस आप सॉल्व कर लो। तो जो आपको इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे R1 की वैल्यू 16 है, A1 की जगह पर हम A लिख देते हैं, और L2 की जगह पर हम सिंपल स्मॉल l। और एरिया A2 की जगह पर उन्होंने कहा था 2 टाइम्स हो गई, और लेंथ जो है वो हाफ हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि एरिया और लेंथ ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट डायमेंशंस चेंज हो गए, रेजिस्टेंस का आंसर सेम ही आ रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ W1 W2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वैसे नए पेपर्स में आपने टोटल रेजिस्टेंस का वर्ड ही देखा होगा, इफेक्टिव का मतलब भी यही होता है। तो W1 W2 को अगर हम पैरेलल में कंबाइन कर दें, ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक रेजिस्टर यहाँ पर है 16 ओम का, और पैरेलल का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, 1/16 + 1/16। ठीक है, तो RT का आंसर हो जाएगा 8/1। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर आया 1/RT का। 1/RT इक्वल आ रहा है 1/8 के। तो इसे जब फ्लिप करेंगे तो ये 8/1 बनेगा, यानी फाइनल आंसर 8 ओम्स। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस वैसे कम ही होती है, और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट भी कम ही आया है। ठीक है, द पैरेलल पेयर ऑफ resistors in B part 2 is connected to a battery that is made from 3 cells in series।
ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई देयर इज अ करंट इन ईच रजिस्टर। तो यहाँ पर जो है वो जो पैरेलल पेयर अभी हमने रजिस्टर का बनाया वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और बैटरी 3 सेल से मिलके बनी है। ठीक है। अब वो सीरीज में है। ठीक है, तो 3 सेल्स आपने सीरीज में लगाए इस तरह से। उसके बाद है स्टेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब आपने ईएमएफ बताना है बैटरी का कितना होगा। ठीक है। अब जैसे 3 सेल्स हैं, अभी हमने तीनों कंबाइन किए और उन्होंने कहा था 3 सेल्स हैं और ईच ऑफ ईएमएफ ई, तो हर सेल की ईएमएफ ई है। तो ये बेसिकली ई 3 सेल्स की ईएमएफ कंबाइन हो जाएगी, तो फाइनल आंसर होगा 3 ई। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? उसके बाद है द करंट इन द बैटरी इज आई बी, करंट इन W1 इज I1 एंड करंट इन W2 इज I2। ठीक है, वही पैरेलल सर्किट की बात हो रही है अभी तक जो हमने यहाँ ऊपर बनाया था। अब वो कह रहे हैं कि प्लेस टिक इन वन बॉक्स टू इंडिकेट हाउ दीज 3 करंट्स आर रिलेटेड। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। सर्किट को दोबारा बना लेते कंप्लीट ताकि आपको समझना इजी हो जाए। अब ये दो रेजिस्टर्स हैं लेट सपोज, और इनको हमने कनेक्ट किया। ये बैटरी आ गई। अब इसकी वैल्यू है 3 ई। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, अब वो दो पार्ट्स में जाएगा। एक I1 हो जाएगा और एक I2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट की वैल्यू है वो दो जगह डिवाइड हो रही है। ठीक है। यानी आई की वैल्यू ग्रेटर है। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शंस है वो आपने टिक करना है। तो अब उन्होंने कहा कि बैटरी का करंट आई भी है, क्योंकि ऑप्शंस में बैटरी की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जो टोटल करंट है वो बैटरी का करंट है। इसे हम आई भी कर देते हैं। तो आई बी की वैल्यू ग्रेटर होगी I2 से और फिर I1 से। ठीक है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये हमारे पास ओल्ड सिलेबस का टॉपिक है। इसे आप इजीली स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट हम स्किप कर देंगे। अच्छा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है नंबर 9, इसमें स्टूडेंट वांट्स टू डीमैग्नेटाइज अ परमानेंट मैग्नेट। अब ये जो डीमैग्नेटाइजिंग वाला पर्पस है ना, ये भी अब आपके पास न्यू सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप स्किप करोगे। तो आपके पास टॉपिकल्स में आपको यही एडवांटेज है, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कुछ दो तीन मिल जाएंगे बाय मिस्टेक, जो रह गए हो डिलीट करना, वरना मोस्टली उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप करके नेक्स्ट वाला देख सकते हो। नंबर 10 में है एक्सप्लेन वाई द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी ऑल्टरनेटिंग। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कहीं पर डिस्कस किया था, ये किसी और पेपर में भी था। क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिंग होगा तो कंटिन्यूअसली
ऑल्टरनेटिंग चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इफेक्ट्स द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो ये वाला पार्ट भी आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें 8,000 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में, और 240 वोल्ट इसकी सप्लाई है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है और ये वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल का। उसके बाद एक 6 वोल्ट लैंप कनेक्टेड है सेकेंडरी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज है सेकेंडरी का जो हमें चाहिए। अब आपने नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं सेकेंडरी कॉइल में। इसका मतलब है आपने एन एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एन एस ओवर एन पी इज इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है 6, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स हैं 8,000, और वोल्टेज इन प्राइमरी है 240। 200। और करंट जो है वो लैंप में वो 2 एम्पियर है। ठीक है, यानी लैंप का मतलब सेकेंडरी साइड पे करंट जो है उसकी बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि 100% एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब है जितना करंट आउटपुट में है, उतना करंट इनपुट पे होगा। तो जब 100% एफिशिएंसी की बात होती है तो पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल। आई पी इज इक्वल्स टू, तो सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज था वो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है 6। करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो 2, और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल आपको 240 गिवन है।
0.05। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्राइमरी सर्किट कंटेन्स अ 2 एम्पियर फ्यूज। Calculate the maximum number of lamps identical to the lamp in part 2 that can be connected in parallel in secondary circuit without blowing the fuse। तो मैक्सिमम जो फ्यूज है वो 2 एम्पियर बेयर कर सकता है। इसके ऊपर अगर आपने वैल्यू ऐड की तो फिर सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ करंट की वैल्यू आ रही है 0.05। ठीक है, तो 0.05 के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 एम्पियर की लिमिट है और एक लैंप करंट ले रहा है 0.05 का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 40, तो 40 नंबर ऑफ लैंप्स आप इससे रन कर सकते हो बिना फ्यूज को बर्न किए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।